नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। जिन्ना और पाकिस्तान के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी बनाम चर्बी के मुद्दे पर सियासत हो रही है, या फिर कहें तो यह मुद्दा आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च के बाद मैं सारी गर्मी शांत कर दूंगा, तो जयंत चौधरी ने जोरदार पलटवार किया। कहा जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सारी चर्बी उतार के रख देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछली सरकार में हर जिले में एक बाहुबली होता था, लेकिन अब कोई बाहुबली नहीं है, अब सिर्फ बजरंग बली है। लेकिन इन सब के बीच एक और गंभीर सवाल पर बहस जरूरी है, और यह सवाल है कि क्या यूपी के चुनाव में हिंदुओं के नाम पर डर की दुकान खोल दी गई है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक इंसारी ने कहा कि योगी सरकार ने बीते 5 सालों में खूब हिंदू गर्दी मचाई है और मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा बयान देने वाले ये इकलौते नेता तो नहीं है। कभी नाहिद हसन, कभी आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के, कभी कांग्रेस के मौलाना तौकीर रजा। क्या वोट पाने के लिए सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है? टीवी पर बैठकर हर पार्टी विकास के मुद्दे का ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत पे जमीन पर क्या है ये सबके सामने है। जनता जनार्दन आपके सामने है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, चुनावी बहस। आर पार आखिरकार चर्बी और गर्मी पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लौट के वापस आ गया है। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। जहां चुनाव होने जा रहा है ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता और एक माफिया होता। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया दोस्तों। और अब हिंदू गर्दी, चर्बी का विश्लेषण सुनिए और गर्मी का विश्लेषण सुनिए। पहला शब्द मैं चुनता हूं, गर्मी। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। क्यों कहा? आदिल चौधरी समेत कुछ नेताओं ने धमकी दी थी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी वाले बयान आ रहे थे, संदेश क्या है धमकीबाजों को? योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश है, मैं वापस अगर लौट के आऊंगा, जो मैंने हाल मुख्तार अंसारी, आजम खान का करा है, जो अतीक अहमद का करा है, वो तुम्हारा भी कर सकता हूं। मैं गर्मी उतारना जानता हूं। योगी आदित्यनाथ का इस बयान से मायने ये थे, संदेश ये था। अगला शब्द चर्बी। ये किसने कहा? जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का इशारा किया, बीजेपी को अहंकारी पार्टी साबित करने की कोशिश की। जयंत चौधरी ने कहा, छोटे चौधरी ने कहा कि इस बार वोट ऐसा डालो कि भाजपा वालों की चर्बी उतर जाए, यानी जो पॉलिटिकल चर्बी है वो उतर जाए। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि मुझ में कुव्वत है, कि बीजेपी को मैं हैसियत में लेके आऊंगा। और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डंका बोलेगा जयंत चौधरी का? क्या अखिलेश यादव का डंका बोलेगा और बीजेपी हार जाएगी? यह बड़ा प्रश्न है।
हिंदू गर्दी। यह बयान किसने कहा? मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी का यह बयान है। और इस बयान का मतलब क्या है? बीजेपी को एक समुदाय के लिए खतरनाक बताया, मुसलमानों के लिए खतरनाक बताया। संदेश क्या है? डराकर तुष्टीकरण के जरिए वोट लेने की कोशिश है। यह कहा गया कि पुलिस थानों में भी हिंदू गर्दी हुई है। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है, इफ यू टेक इट एज अ होल, इसका मतलब यह है कि पुलिस थानों में हिंदुओं की सुनी जा रही थी। इनका कहना है जब मैं आऊंगा मेरठ के अंदर तो मैं ये सब कुछ बंद करवा दूंगा। तो इस बयान के मायने ये है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया, अजीज खान और वारिस पठान। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, छोटे चौधरी, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो चर्बी चढ़ी है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, वो उतार के रख देंगे, क्योंकि इस बार वोट का बटन ऐसा दबेगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी चर्बी उतर जाएगी। जवाब 60 सेकंड आपके पास है। फिर अजीज खान। देखिए अमीश जी, चर्बी तो इन लोगों की आंखों में चढ़ी है और इसीलिए इनको दिखाई नहीं देता है कि कैसे जो जंगल राज इनके समय में था वो अब बदल के कानून का राज राम राज्य हो गया है। चर्बी किसकी उतर रही है मैं बताता हूं, जयंत चौधरी जी भी सुन लें। आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पी और अब जेल की सलाखों के पीछे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तो चर्बी आप जानते ही हैं। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास जाते थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी चर्बी अब निकल रही है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि खून गर्म है, गर्म होगा तभी जिंदा रहेंगे। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये आपका गर्म खून तब क्यों नहीं उबला जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जब 5150 साल में हत्या हुई, तब ये आपका खून, गर्म खून उबला क्यों नहीं? और जब बलात्कार 3800 हुए एक साल में और कह दिया गया लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तब ये आपका खून गर्म क्यों नहीं हुआ, उबाल क्यों नहीं लिया? और अंत करूंगा कह के, बुलंदशहर में एक नाबालिग बच्ची 10 साल की, और उसकी माता गई पुलिस में रिपोर्ट कराने और उस बच्ची को ही वहां पे लॉकअप में डाल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा इनको। तो ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये पूरी पार्टी ही गलत है। और अगर अखिलेश यादव एक बयान दे दे मुसलमानों के खिलाफ, अगर वो गलत बयान दे रहे हैं, तो इनकी पार्टी टूट जाए। इसीलिए शतरमुर्ग बन के वो रेत में अपना सर डाल लेते हैं। शतरमुर्ग बन के रेत में अपना सर डाल लेते हैं। अजीज खान, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जैसे मैंने गर्मी उतारी है मुख्तार अंसारी की, जैसे मैंने गर्मी उतारी है अतीक अहमद की, जैसे आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गर्मी उतारी है, वैसे ही जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, यानी मई के महीने में शिमला बना दूंगा। देखिए अमीर जी, आखिर बीजेपी अपनी उसी भाषा पर उतर के आ गई जिसका इसके पास पेटेंट है। आप देखिए पेटेंट है, आप देखिए किस तरह इससे पहले भी नफरत की भाषा का इस्तेमाल इसने किया है। पहले भी 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, देसी बछड़ा, ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आज इस तरीके की नफरत की भाषा बोल रहे हैं। किस कदर समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस है कि ऐसे लोगों को जनता ने चुन करके उत्तर प्रदेश और देश की बागडोर समझ दी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चुना, मैंडेट दिया, आज उनकी भाषा देखिए। वो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। वो लगातार जिस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। आज आप देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार देगी, नकार रही है। लेकिन आपने देखिए, मैंने आपको बोला आज माननीय मोदी जी जी मेरा एक सवाल है। आपने लगभग 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। मेरे एक सवाल का जवाब 10 सेकंड में दे दीजिए अजीज खान। आपने बोला ये भारतीय जनता पार्टी वाले, गौरव भाटिया की पार्टी वाले, योगी आदित्यनाथ की पार्टी वाले बड़ी नफरत की बात करते हैं। तो प्रेम की बात सुन लीजिए। ये जो रफीक अंसारी हैं, जो आपके उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचाई हुई है। ये प्रेम की बात है, थानों में हिंदू गर्दी चलती है। ये प्रेम की बात है।
थानों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थानों में आजम गर्दी चलनी चाहिए, आजम खान की गर्दी चलनी चाहिए। हिंदू गर्दी से तात्पर्य क्या है? ये आपको भी पता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है, आईटी सेल नहीं, ये आपके विधायक ने बोला है, आपके उम्मीदवार ने बोला, रफीक अंसारी ने। माहिर है, आवाज किसी का, वीडियो किसी का, हर किसी कदर ये वीडियो को नहीं तो कंप्लेंट करिए इलेक्शन कमीशन के, करके वीडियो को जिस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता इनके बरगलाने में क्या हिंदू गर्दी? ओके गौरव जी, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वायरल नहीं तो इसकी कंप्लेंट करिए सर। ये फेक वीडियो चला, कमाल की बात है, बोलते भी हैं मानते भी नहीं है। नाहिद हसन के समर्थक ने भी गलत बोला, मैं बदला लूंगा। इन्होंने चूंकि आदिल चौधरी ने भी गलत बोला, सबने गलत बोला। ये बीजेपी वाले करके ठीक है, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव भाटिया, जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। अमीर जी एक सेकंड, अजीज खान 30 सेकंड में मैं गौरव भाटिया से जवाब ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। वारिस पठान भी वेट कर रहे हैं जी। देखिए, इनको हिंदू गर्दी, कानून की गर्दी दिक्कत दे रही है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गुंडागर्दी, ये लोग चाहते हैं भूमाफिया गर्दी, ये चाहते हैं परिवारवार की गर्दी, दंगा गर्दी, और वो गर्दी आने नहीं वाली है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पुनः चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो योगी आदित्यनाथ गर्मी, प्यार की भाषा को देखिए, योगी आदित्यनाथ गर्मी किसकी शांत करना चाहते हैं? वो उनकी गर्मी शांत करना चाहते हैं जो संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनको चिलमजीवी बुलाते हैं, उनको बाबा मुख्यमंत्री बुलाते हैं, उनकी शांत करना चाहते हैं। आदिल चौधरी जो कहते हैं सरकार तो हमारी आएगी अमीर जी, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं समझ में आया अल्लाह की एंट्री क्यों हो जाती है छोड़ने के लिए, तो कि हम आप भी तो बजरंगबली की एंट्री कराते हैं। गौरव भाटिया, अगर उस तरफ से अल्लाह की एंट्री हो रही है तो आप भी तो बजरंगबली की एंट्री करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बोला इस बार अब कोई बाहुबली नहीं, अब सिर्फ बजरंगबली। बजरंगबली को तो हम भी मानते हैं, वो तो महाबली है। बिल्कुल मानते हैं अमीर जी। अगर ये कहते, मैं बताता हूं, अगर ये कहते कि इंशाअल्लाह हर व्यक्ति को खाना मिल रहा है, ये अच्छा है, जैसे घास की रोटी खानी पड़ती थी सपा के समय में, वो नहीं है तो अच्छा लगता। अगर ये कहते इंशाअल्लाह आजम खां की भैंसों को ढूंढने वर्दी नहीं जाती है, ये अच्छी बात है, तो अच्छा लगता। अगर ये कहते इंशाअल्लाह किसी भी बहन के साथ गलत ना हो तो अच्छा लगता। लेकिन इंशाअल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं इनको, सरकार हमारे आने वाली है। ठीक है, और आपने जो आज कहा, रफीक अंसारी ने क्या कहा, हिंदू गर्दी, इस पे आपत्ति है कि ये लोग हिंदू मुसलमान फिर से करने लगे। ठीक है, मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, एक तरफ से हिंदू गर्दी हो रहा है, एक तरफ से गर्मी और चर्बी हो रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अब कोई बाहुबली नहीं, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में महाबली यानी बजरंग बली, क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ तो आप भी खड़े हैं। अमीश भाई, मैं सुन रहा था, ठीक है अमीश भाई, मैं सुन रहा था। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा अमीश भाई। आज जब घर से स्टूडियो के लिए निकले तो आप बैलगाड़ी में आए, घोड़ा गाड़ी में आए या मोटर कार में आए? आप यदि मोटर कार में आए होंगे तो उसमें आपने डीजल पेट्रोल डलाया होगा, जाहिर सी बात है। और जब आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि क्या भाव चल रहा है, सेंचुरी क्रॉस कर दिया है। तो ये सोच के आज देश का आम नागरिक होने के नाते आप क्या चाहोगे? किसकी चर्बी उतारनी चाहिए? किसने यहां तक का पेट्रोल डीजल गैस का भाव लेके आ गया, उसकी चर्बी उतरनी चाहिए। आप दिल में सोचोगे स्टूडियो में जाके मैं कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन गर्मी और चर्बी तो उतरनी चाहिए बीजेपी वालों के। अब बोलोगे तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है अमीश भाई? हम कब बात करेंगे इसकी? वो एक निकाल रहा है चर्बी, योगी बोल रहे शिमला बना दूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर दिसंबर। अरे बना दीजिए, बर्फ गिरा दीजिए। आप तो इतने पावरफुल आदमी, अब वैज्ञानिक बन गए आप कि आप उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे। अच्छी बात है, हम शिमला घूमने नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो इस सब चीज की बात कब करेंगे? उत्तर प्रदेश में मैं था अमीश भाई, जो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे, वो बोलते हैं वारिस भाई बच्चों की स्कूल की फीस इतनी महंगी हो गई है कि हमारे पास पैसे नहीं है भरने को, हम स्कूल से निकाल रहे हैं बच्चों को। तो इस विषय पे कब बात होगी अमीश भाई?
अब चर्बी निकालो, गर्मी निकालो। योगी संविधान की शपथ लेकर जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नहीं तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं गुंडागर्दी एक बात वाली। बताइए। अरे चर्बी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे, क्या करेंगे? जी जी जी, मेरे साथ रफीक अंसारी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और विधायक के कैंडिडेट हैं। रफीक जी, सवाल मेरा बड़ा सरल है, ये हिंदू गर्दी से आपका मायना क्या है? हिंदू गर्दी से आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ठोको राजनीति पूरे 5 साल ठोको राजनीति की है। दलितों को मारा है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा है, पंडितों को मारा है और पिछड़ों को मारा है। और जो सरकार आदेश देती है प्रशासन अरे अपराधी को मारा है इन्होंने। रफीक अंसारी, अपराधी को मारा है। अरे जो अपराधी था वो किसी जात का हो, किसी कौम का हो, उसको मारा है। अपराधी के मारने में तो अफसोस को, गुंडों को मारने में हमारी तो सुनोगे अफसोस। आप? हाँ सुनिए, ये 24 लोग जो मरे हैं एनआरसी पे, गुंडे थे ये तो ये क्रिमिनल इतिहास था उनका। बताओ कौन गुंडा था? कैसे गुंडे बता रहे हैं आप उनको? ये गरीब कमजोर लोगों को मार दिया, बेगुनाह लोगों को मार दिया। हिंदू गर्दी से मतलब क्या है? भी कायम नहीं था कभी उन पे। हिंदू गर्दी से मतलब क्या है आपका? वो गुंडे थे। वो हिंदू गर्दी से मतलब ये क्या है गुंडे थे रफीक? जो बता रहे आपके गुंडों को मारा। रफीक, हिंदू गर्दी से मतलब क्या है सरकार के आपका? आदेश होते हैं, सुनिए, जो सरकार आदेश देती है प्रशासन वही काम करता है। ये उनसे पूछो क्या आदेश कोर्ट दिए में थे जाना उन्होंने? चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासन कोर्ट को में क्या जाना आदेश चाहिए, दिए कोर्ट थे से उन्हें? इंसाफ मिलेगा, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अरे जो इंसाफ आपको मिलेगा, तकलीफ हो रही है कि भूमाफिया जिनको- मारे गए जिनको गोलियां हैं, मार दी, वो आपको कहाँ इंसाफ तकलीफ हो रही है लेंगे? कि गुंडे मारे गए हैं, तो जो जाइए कोर्ट में। आपको तकलीफ हो रही है ये जो गुंडे थे, आगजनी जो कर रहे थे लोग, वो सुनो। पकड़े गए हैं, जेल में है। सुनो मेरी बात सुन लीजिए। कोई गुंडा नहीं था, एक क्रिमिनल, एक मुकदमा कायम नहीं था उन पे। गरीब कमजोर लोगों को नहीं, मारना, हिंदू गर्दी गुंडे का हैं, मतलब बदमाश क्या हैं, है? कमजोर लोगों को, ठेले हिंदू वालों को, रफीक साइकिल- अंसारी जी, ये सरकार बताएगी ना क्या रफीक है? अंसारी जी, हिंदू गर्दी से आपका मतलब क्या है? हिंदू गर्दी से आपका मतलब क्या है? ये सरकार बताएगी। आपने बोला, इनसे बोलिए। ये आपने बोला रफीक ये जी। सरकार बताएगी कि हाँ, ये सरकार बताएगी प्रशासन को क्या आदेश दिए थे मारने के। नहीं, हिंदू गर्दी कैसे क्या? बेगुनाह लोगों को मार आप दिया? कहना क्या चाह रहे हैं? प्रशासन ने क्या आदेश दिए बताइए ना, आप खुल के बोलिए। हम इनसे बोलते हैं ये मुस्लिम गर्दी है। अरे एक सेकंड, अच्छा गौरव भाटिया, लगेगा। गौरव भाटिया, आपको ये जो बोले गरीब मुस्लिम कमजोर गर्दी लोगों को चढ़ी मार हुई दिया। है बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये वो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अरे कि आप मुस्लिम गर्दी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि हिंदू गर्दी से आपका मतलब क्या अरे है? भाई, थानों में हिंदू इनका- गर्दी हो रही है, आप क्या चाहते हैं कि इनका- आजम गर्दी हो, आजम खान वाली गर्दी हो, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी मुजफ्फरनगर दंगों में? अरे सुनिए और सुनो, आप जब सवाल करें तो जवाब भी सुन लो ना। बिल्कुल है ना, ये गुंडागर्दी जो गरीब कमजोर लोगों को मार दिया है, अब जमीन के नीचे से खिसक रही है ना। अब हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है इनको, है ना। आप गली गली फिर रहे हैं ना योगी जी। अच्छा, आप हम इस बोलते सब ना फिर फिर मोहल्लों में आप हैं, बोलते इतने बड़े गरीब नेता माने जा रहे संविधानिक पद पे रहते हैं, आप बोलते गरीब माने जा रहे हैं, आपने बोला हिंदू मरे गर्दी। नहीं हिंदू क्या? गर्दी से मतलब क्या अरे है? तुम बताओ ना। आप बोलते गरीब मारे जा ये रहे सरकार बताएगी हैं, क्या पिछड़े आदेश मारे दिए थे जा रहे हैं, प्रशासन हिंदू को? गर्दी से मतलब क्या है? अरे हिंदू में बड़े तो दलित भी आएगा, 24 पिछड़ा भी आएगा, जाट भी 24 से आएगा, ज्यादा- सैनी भी आएगा, मौर्य भी आएगा, ब्राह्मण भी आएगा, ठाकुर भी आएगा। सुनो। हिंदू में तो सब आएगा ना, आएगा कि नहीं 24 से आएगा? ज्यादा लोगों को हत्या कर दी इन्होंने 20 नहीं, नहीं, दिसंबर एक को। सेकंड। 20 दिसंबर को 24 से ज्यादा हिंदू हत्या गर्दी लोगों में, को कर दी। हिंदू बेगुनाह गर्दी में लोगों तो को सब मारना, आएगा, ये- सैनी, मौर्य, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर सब अरे आएगा, सब आएगा ना। तुम्हारे नहीं, उन्होंने पंडितों को 700 कुछ लोग मार नहीं दिए। तो मुझे कौन जवाब देगा उसका? रफीक 700 कुछ जी, लोग मार दिए। रफीक ये साहब, बदमाश थे, रफीक गुंडे थे अंसारी, ये। रफीक अंसारी, एक गलती करेगा, एक आदमी गलती करेगा, 10 लोगों को मार दोगे। एक गलती करेगा, हिंदू 10 गर्दी लोगों से को मतलब मारोगे। क्या? देखिए ये रफीक अदालत में रफीक तो किसने रफीक जी, अधिकार दिया मैं मारना? आपसे किसने एक अधिकार दिया आपको सवाल मारने का? बार बार बोलिए। पूछ रहा हूँ और पूछूंगा। रफीक अंसारी, मुझे एक सवाल का इत्मीनान से जवाब दीजिए, तसल्ली से, ठंडा पानी पीते हुए। हिंदू गर्दी से मतलब क्या है? हिंदू गर्दी थानों में हो रही है, किससे मतलब क्या है? हिंदू क्या गर्दी आजम गर्दी चलनी चाहिए? अरे सुनो ना, अरे सुन, तुम तो चाहते ही हो कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, तुम तो चाहते ही हो। और कौन चाहता है? चैनल वाले चाहते हैं ना हिंदू मुस्लिम। इसके आप अलावा क्या तो कोई कर रहे काम है थे? नहीं तुमको। जमीन पर हो ना, देखो जनता क्या कह रही है। मैं जमीन पर था, मैं मेरठ में था, मैंने जमीन भी देखी है। मैं मेरठ में था, मैंने जमीन भी देखी है, मैंने शामली भी देखा है, मैंने हस्तिनापुर भी देखा है, मैंने मुजफ्फरनगर भी देखा है, मैंने 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे भी देखे हैं। हिंदू मुस्लिम चैनल नहीं कर रहा। हिंदू गर्दी की बात आपने करी, हिंदू गर्दी की बात किसने करी? रफीक अंसारी। आप दिल पे अपने खुदा को हाजिर नाजिर मान के बोलिए, हिंदू गर्दी की बात किसने करी? चैनल ने करी या आपने करी? मैंने करी या आपने करी? अरे तो ये सरकार ने की है, सरकार से पूछो ना। प्रशासन को क्या आदेश दिए थे उन्होंने? सरकार से पूछो। रफीक अंसारी, 24 से ज्यादा लोग मारे, बताओ कौन सा क्रिमिनल था? आज आप गुंडा था इसमें? आपने हिंदू गर्दी बोला और हेडलाइन में आ गए। 750 लोग पंडित मार दिए,
दलितों को मार दिया। अच्छा कौन से बताइए, आदेश दिए थे सरकार अच्छा ने? हिंदुओं पूछो के अंदर सरकार को क्या पंडित आदेश और दिए थे? दलित नहीं आते क्या? हिंदुओं के अंदर रफीक जी पंडित और दलित नहीं आते पूछो क्या? ना क्यों मारे इन्होंने? मैं पूछ रहा हूं आपसे, पंडित और ये दलित के सरकार हिंदुओं में के नहीं आते? आदेशों का पालन करते हैं प्रशासन। हिंदुओं में क्या पंडित और आपके दलित चैनल नहीं है? का मालिक जो रफीक बोलेगा जी, वही आप आपने बोलोगे। बोला पंडित मार दिया, आपने बोला दलित मार दिया, आपकी बात जी। को मैं ऊपर रख रहा हूं रफीक जी। एक बात बताइए, हिंदुओं में दलित और जी, पंडित फिर? नहीं आते क्या? बताइए। तो फिर क्यों मारे? बताओ ना। आते सरकार हैं ने तो क्यों फिर आदेश आपने दिए हिंदू गर्दी मारने क्यों के? बोला? क्यों आप आदेश दिए मारने? हिंदुओं में तो बंटवारा करते हैं अरे कि सरकार के आदेश है ये। दलित पंडित सैनी मौर्य खुशवा पहले सब सुनो। करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहीं कहते। बोलिए, शिया सुन्नी अहमदिया बरेलवी ऐसा है, देवबंदी, ये बोलिए। ये इनकी नजरों में नहीं है ना हिंदू मुस्लिम, इनके मतलब में हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। इस गौरव देश के भाटिया, अंदर गौरव दो भाटिया। कानून है ना, बेगुनाह लोगों के लिए अलग कानून है। ओके गौरव भाटिया, बेगुनाह लोगों को मार दिया, ठीक है, कौन बीजेपी के जिम्मेदार प्रवक्ता रहेगा? कुछ कहना चाहते हैं, लेट हिम रिप्लाई। गौरव भाटिया वो कहते हैं कि आप लोग हिंदू गर्दी कर रहे थे। देखिए, इसीलिए मैंने आपके चैनल पे ये बात कही कि आप पे आरोप लगा रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। अभी इनसे अगर हम कहें कि आप मुस्लिम गर्दी कर रहे हो या आतंकवादियों के साथ खड़े हो या भूमाफियाओं के साथ खड़े हो, तो इनके आतंकवादियों के साथ खड़े जो हो, पैरों के तुम्हारी नीचे सरकार जमीन देश है के ना, वो अंदर खिसक सरकार है जाएगी। तुम आतंकवादी अब तक कहाँ खत्म कर दी तुमने? मैं आपको आप कह रहा हूं, देश के अंदर सरकार तुम्हारी है, कहाँ से आतंकवादी खत्म नहीं हुआ अभी तक? सुनिए 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 सुनिए, बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा। ये गुंडागर्दी मत करिए, ठीक है? हिंदू गर्दी अरे गुंडे, ये जो तुमसे आप बड़ा कर गुंडा रहे हो कौन ना, होगा? चुनाव गरीब तब भी बेगुनाह हारोगे लोगों को आप मार दिए लोग। तुमने। तुमसे बड़ा गुंडा कौन है? तुमसे बड़ा नहीं, गुंडा आप- कौन है? बेगुनाह लोगों को अच्छा, ये लाशों सुनिए, पे छा दिए। अमीर जी, मौत ये सड़क इनकी पे- परेशानी सड़क पे क्या है? मौत, हाथों सुनिए, मौत, मिस्टर दवाई नहीं रफीक मिली, अंसारी, डॉक्टर नहीं मिला। ये सुनिए जी, ये आप गुंडागर्दी का साइनाइड अरे मत आप तो सुनिए चाटिए। ना, 5 साल से साइनाइड मार तुमको तो देता सुन है रहे हैं। आदमी को। 5 साल सुनिए, तुमको तो सुन रहे हैं और सुन के सुन रहे हैं। गुंडागर्दी 5 का साल से साइनाइड तुमको मत सुन रहे हैं और चाटिए। किसको सुन रहे हैं हम लोग? जान चली जाएगी। और अरे सुनिए, तुमसे बड़ा गुंडा आपका कौन जो होगा? स्कूल लगा है तुमसे ना, बड़ा गुंडा कौन है? बस्ती चली जा रही है। अच्छा अच्छा, अरे तुमने दवाई नहीं दी गई, डॉक्टर नहीं दी मैं गई, इतना हाथ ही नहीं उठाई गई कहूंगा, तुमसे। अमीर जी, तुम बात करोगे हमसे? तुमसे बड़ा गुंडा कौन है? अमीर जी, मुजफ्फरनगर दंगों वाले अब हमसे बात करेंगे। हाँ? ठीक है भाई, धन्यवाद। आजम खां का फोन धन्यवाद। गया था तो आरोपी मुसलमान था तो छोड़ दिया गया था। 65,000 लोग टेंट के नीचे थे। नहीं, नहीं, छोड़ गए हैं, वो उठ गए हैं, छोड़ गए हैं डिबेट को, छोड़ गए हैं। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मेरे साथ सुरेश राणा जुड़े हैं, जो कि गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और मेरे साथ धर्मेंद्र यादव भी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप दोनों का अभिनंदन है। और मैं पहले धर्मेंद्र यादव आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र यादव, मेरा सवाल आपसे है, धर्मेंद्र यादव आपको मेरी आवाज मिल रही है? धर्मेंद्र यादव आपको मेरी आवाज मिल रही है? धर्मेंद्र यादव आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। धर्मेंद्र यादव जी, आज हमने सियासी पारे को बड़ा हाई देखा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं गर्मी उतार दूंगा मई के महीने में भी। जो गर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चढ़ी हुई है कुछ लोगों को, जो बयान आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से पलटवार हुआ। जयंत चौधरी ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी को चर्बी चढ़ी है वो वोट के जरिए इस बार उतर जाएगी। क्या आपको लगता है जो बयान दिए जा रहे हैं उसकी गर्मी बड़ी हाई हो गई है? देखिए अमीर जी, ये बीजेपी के लोग पिछले, मैं समझता हूं, कई चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, ये लोग चुनाव के समय मूल मुद्दों से भटक जाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर सवाल है कि जो 2014 और 2017 का इनका संकल्प पत्र था, जिस संकल्प पत्र पर देश और प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया, उस संकल्प पत्र को कहां तक पूरा किया है? मैं पूछना चाहता हूं, 14 में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, आज तक 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, वो कहां गए? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, वो कहां गए? किसानों की आमदनी 2022 में दूरी करने की बात की थी, आज हम 2022 में हैं, वो आमदनी कहां है? गन्ना मंत्री से अभी 2 दिन पहले मैं किसी दूसरे चैनल पे लगातार पूछता रहा, शायद आप पूछ के बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का कितना भुगतान बाकी है और वो भुगतान कब तक पूरा करने वाले हैं। तो जो मूल मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको भटकाने का प्रयास करती रही है।
लेकिन समाजवादी पार्टी का मुद्दा साफ है। समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलेगा तो केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे जी और यादव सरकारी सेक्टर में अलग से रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे जी, बिजली माफ करेंगे, बिजली माफ करेंगे, सिंचाई माफ करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के सवाल हैं। आ गए हैं गन्ना मंत्री जी, कनेक्ट हो गए, जरा आज बता दीजिए, आपने 2 दिन पहले नहीं बताया था दूसरे चैनल पर। मैं बिल्कुल कब तक करेंगे? बिल्कुल मैं उनसे सवाल ले लूंगा, लेकिन सुरेश राणा मूल मुद्दों पर आनी चाहिए। अमीर जी, डिबेट को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। सुरेश राणा, गन्ना पे लाइए। उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। जी कोरोना काल में लाखों लोग मर गए। जी धर्मेंद्र यादव जी, बिल्कुल मुद्दों पर ही लेके आ रहे हैं, भी नहीं मिल पाए, मुद्दों पर ही लेके आ रहे हैं। इसीलिए ये डिबेट सबसे ज्यादा देखी जाती है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है देश का आर पार। मैं राणा जी आपके पास आता हूं। एक तो गन्ना की कितनी कीमत दी गई है किसानों को, उसका जवाब दीजिए, तो धर्मेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, योगी आदित्यनाथ ने बोला गर्मी तो पलटवार करके, जयंत चौधरी ने बोला, छोटे चौधरी ने बोला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरियों की चर्बी उतर जाएगी, यानी वोट के जरिए वो आपको चोट पारेगी जनता। जवाब। अमित जी, ये धर्मेंद्र जी जो बोल रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब गन्ने की बात करते हैं, इन्हें याद नहीं आता इनकी सरकार में, अरे इनकी सरकार का 6 वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया 12,500 करोड़ रुपया यदि करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इनकी सरकार में 2 किस्तों में गन्ने का भुगतान होता था। इनकी सरकार में 11 चीनी मिलों को बंद कर दिया था। इनकी सरकार में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जाती थी। इनकी सरकार में मुडेरवा में गन्ना किसानों पर गोली चलाई गई थी। अरे इन्होंने 2200 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का जो ब्याज था वो शुगर मिलों पर माफ करने का काम किया था। अरे 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया धर्मेंद्र भाई 5 साल में। योगी सरकार ने 5 साल में किया 1,60,000 करोड़ का भुगतान। जी धर्मेंद्र सपा बसपा के 10 साल मिलाकर के भी 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपने कुछ किया हो तो आपको मालूम हो। आपने सिवाय जिन्ना जिन्ना जिन्ना, अरे आप जिन्ना वाले हो, हम गन्ना वाले हैं, गन्ने की चिंता हम करेंगे, आपको किसान की चिंता है कहां? आपने कहा था 1 लाख रुपए तक का हम ऋण माफ करेंगे और आप सरकार में लालच देकर के आ गए थे। जब 12 में सरकार में आए, आपने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि हम माफ तो करेंगे लेकिन केवल भूमि विकास का माफ करेंगे, केवल भूमि विकास बैंक का माफ करेंगे। आप तो बैंक की राजनीति आपने की है। मुझे बताइए कि जब आपने किसानों से कहा था 1 लाख तक का हम ऋण माफ करेंगे तो क्यों नहीं किया? ये तो योगी सरकार की हिम्मत है। हमने कहा था जी मोदी जी ने कहा था पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे, सहयोग देके सम्मान देने का काम करेंगे। और पहली कैबिनेट में 38,000 करोड़ का ऋण मोचन करने का काम किया हमने पहली सरकार में। जी और पहली कैबिनेट मैं पूछ रहा हूं आज की डेट में कितना बाकी है, इसका जवाब ले लीजिए। आज की डेट में किसानों का कितना भुगतान बाकी है? राणा जी, पहली सरकार है जिसने करंट सीजन, पहली सरकार है जिसने करंट सीजन का भी 75% कर दिया है। ये पहली सरकार है धर्मेंद्र जी, आंकड़े लेके बैठा करो टीवी पर। ये पहली सरकार है, करंट सीजन का 75% पूरे आंकड़े लेके बैठा हूं। 1,60,000 करोड़ आंकड़े लेके बैठा हूं। आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिलों को चलाया। आपने बुलेट शहर बंद की, हमने मिलें शुरू की है, हमने मिलें नहीं बनाई है, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलें बनाई है, सटियाओं में बनी है। ठीक है, अब एक एक करके अब बंद करने वाले हैं। बड़े ग्रुप ठीक है। सुरेश राणा आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुरेश राणा जी नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके एजेंडे में किसान नहीं है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव, आपको आपके सवाल का जवाब उन्होंने देने का प्रयास किया। किसान होता तो लेकिन बिल नहीं आते। आपके एजेंडे में अगर किसान होता तो किसानों के हत्यारे मंत्री आज आपकी कैबिनेट में नहीं बैठे होते। किसानों के हत्यारे मंत्री आपने कैबिनेट में बैठा रखे हैं। किसानों के हत्यारे मंत्री कैबिनेट में हैं, पूछिए अमित जी से आखिर किसानों के हत्यारे मंत्री क्यों बैठे हैं इनकी कैबिनेट में? भोले भाले वो भी गृह मंत्रालय लेके बैठे। बंदूक रख के क्या उन किसानों को न्याय दोगे आप? क्या किसानों की बात भोले करोगे भाले आप? किसानों के कंधे पर बंदूक रख के। अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे अमित जी, ये कोरोना की बात कर रहे थे। अरे जो बोल रहे थे भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, अखिलेश जी ने बोला, वो धर्मेंद्र यादव ने थोड़ी बोला था। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को गुमराह करने का काम किया। ठीक है, धर्मेंद्र यादव से जवाब ले लेते हैं। मैं समझ नहीं पाता। मेरा निवेदन ये है कि एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात को दोनों की बात आ जाएगी। धर्मेंद्र यादव जी,
चुनावी मौसम के अंदर गर्मी तो चढ़ती है, हम देखते हैं कि बयानों की गर्मी होती है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बयान आते हैं, यानी जिन्ना की बात भी आपकी तरफ से आई, फिर पाकिस्तान, एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की बात आई, तो मैंने ये सवाल पूछा संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री से कि उन्होंने तो एक बारी करी, आपने 50 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उस विषय के ऊपर। उन्होंने बोला कि अगर फुल टॉस बॉल दी जाएगी तो हम क्यों नहीं मारेंगे उस पर छक्का। क्या आपको लगता नहीं है कि अब हिंदू गर्दी की बात आपके एक विधायक कर रहे हैं, पहले जिन्ना की बात करी, क्या आपको लगता है कि आप भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं? आपको भी लगता है कि आपको भी एक तबके का वोट चाहिए ही चाहिए, उसके लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं जो बीजेपी का आरोप है? हम लोग अमीश जी सर, अमीश जी हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। आज 2022 में हम बैठे हैं, 1 जनवरी 2022 को साल की शुरुआत के दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मुफ्त बिजली 300 यूनिट की घोषणा की, मुफ्त सिंचाई की घोषणा की, तमाम हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बात की, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त राशन पूरी सरकार देने की बात की। इनके लिए नहीं कि नवंबर है तो नवंबर तक, फिर चुनाव आएगा तो मार्च तक, जब तक समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी की सरकार रहेगी अपने गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम करेंगे, 10 रुपए में थाली भोजन देने का काम करेंगे। हम लोगों ने ये घोषणाएं की हुई है, 22 लाख नौजवानों को हम लोगों ने केवल आईटी सेक्टर में रोजगार देने का वादा किया है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमारी घोषणा पत्र आना बाकी है। तो इस तरह से हम लोग समाजवादी लोग जो गरीब माताएं बहनें, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। पाकिस्तान की बात तो आप ही ने क्या है, जिन्ना की बात आप ही ने क्या है, अब आपके विधायक हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं, तो हिंदू गर्दी की बात क्या, हिंदू गर्दी से मायने क्या? वरिष्ठ पत्रकार हो, हमारी पार्टी में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके एक एक व्यक्ति, एक एक वर्कर, एक एक सपोर्टर जिन मुद्दों पे बात कर रहा है आप उन पे आना ही नहीं चाहते। आप इस डिबेट को पता नहीं कहां ले जाना चाहते। अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि कितना गन्ना का भुगतान बाकी है, 5 साल में केवल 25 रुपए ही गन्ने के मूल्य क्यों बढ़ाया है, किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की थी वो आज तक क्यों नहीं कर पाए हैं, किसानों के जो हत्यारे हैं वो आज की तारीख तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हैं। मैं चाहता हूं अमीश जी, आप जैसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट जो देश और प्रदेश के आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यूपी चुनाव जो आप मुद्दे कह रहे हैं उसी की अग्नि परीक्षा है। 2019 में भी हमने बसपा और सपा का गठबंधन देखा था, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने आया, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला। मैं गन्ना मंत्री का रुख करता हूं, सुरेश राणा का। सुरेश राणा जी, महत्वपूर्ण क्या है? बंगाल का भी रिजल्ट कुछ और था, बंगाल का भी रिजल्ट कुछ और था। बिल्कुल सही कहा आपने, बंगाल का भी रिजल्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, बंगाल का भी रिजल्ट कुछ और था। मैं एक और लाइन बढ़ाता हूं, दिल्ली का भी रिजल्ट कुछ और था, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं गन्ना मंत्री के पास जाता हूं, सुरेश राणा के पास। सुरेश राणा, आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। अमित शाह ने बोला पहले बाहुबलियों, पहले हर मोहल्ले में एक बाहुबली होता था, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बजरंग बली है। इसके क्या मतलब है? आप मुद्दे पे नहीं रहना चाहते, जो धर्मेंद्र यादव और उनकी पार्टी का आरोप है? अमित जी, मैं बस ये चाहता हूं कि आराम से धर्मेंद्र जी जरा सुने। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि हमने किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात कही थी। मैंने पहले भी धर्मेंद्र जी से कहा कि आप यदि आंकड़े लेकर के आओगे तो अच्छा रहेगा। अरे 18,000 करोड़ का भुगतान एक साल में सपा सरकार में होता था, योगी सरकार में एक साल में 35,800 करोड़ का भुगतान हो रहा है। 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़ में कितना अंतर है? धर्मेंद्र जी जोड़ रहे हैं। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जब आगरा में समाजवादी पार्टी का धरना हो रहा था, तो मैं पूछना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी से कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? अरे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे, बात ठीक है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, बात ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? अरे सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ, आखिर वो हमारे जवान हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो देश की रक्षा करने वाले हैं, और देश की रक्षा करने वाले जवानों पर आतंकी हमला होता है और समाजवादी पार्टी उन आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करती है। इसका जवाब धर्मेंद्र जी के पास क्या है? अरे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सबको मालूम है किसने कराया, सरकार में बैठे मंत्री दंगाइयों का संरक्षण करते हैं। अरे सहारनपुर जला दिया, मुजफ्फरनगर में दंगा करा दिया, कैराना से पलायन करा दिया, 400 साल पुराने घर जो बरसों में पीढ़ियों ने बनाए थे, लोगों को उन घरों को छोड़ करके जाना पड़ा। सुरेश राणा जी, जवाब समाजवादी पार्टी दे पाएगी? अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज करिए,
हर चुनाव में उसी रिकॉर्डिंग को न शुरू कर दिया करिए। आइए गरीबों के मुद्दे पर, रिकॉर्डिंग तो जनता चेंज कर देगी। आपकी रिकॉर्डिंग जनता तैयार बैठी है। आपका नाम आता है तो जनता डर जाती है, सपा का नाम आती है। बहनें कहती है स्कूल कैसे जाऊंगी, किसान कहता है खेत में कैसे जाऊंगा। एक करके धर्मेंद्र यादव, आपको ऑडियो में एक प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड में थोड़ा रोकना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। लेकिन सुरेश राणा, आप कहते हैं कि बहनें डर जाती हैं, परिवार डर जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है रियल मुद्दों से ध्यान हट रहा है? क्योंकि कहीं बजरंगबली की बात आ रही है, कहीं गर्मी की बात आ रही है, दूसरी तरफ से भी कहीं चर्बी, कहीं हिंदू गर्दी की बात आ रही है। क्या रियल मुद्दों से ध्यान हट रहा है? क्या चुनाव अब हिंदू गर्दी पर होगा, गर्मी पर होगा, चर्बी पे होगा? आप धर्मेंद्र यादव को दोबारा करेक्ट करिए पीसीआर। के बहुत सीनियर, आप देश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमित जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि क्या 400 साल पुराना घर कोई आसानी से छोड़ सकता है? क्या अपने व्यापार को छोड़ करके जा सकता है? अरे इनके लिए छोटी बात होगी, हमारे दिल की बात है। अभी गृह मंत्री जी आए थे कैराना के अंदर, एक परिवार के साथ बैठे 11 सदस्य थे। जब परिवार की महिला से पूछा कैसी हो, तो महिला ने जवाब दिया कि मैं धन्यवाद करती हूं भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी आपका, योगी जी का, कि आपके कारण आज हम अपने घर में वापस लौटे हैं। योगी जी गए थे कैराना, एक 13 साल की बच्ची से पूछा बेटी अब तो डर नहीं लगता, तो 13 साल की बच्ची ने जवाब दिया कि योगी है तो डर कैसा। ये है मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 13 साल की बच्ची की आंखों में जी धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है सुरेश राणा, कैसा आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुरेश जी देखिए, मेरा निवेदन है कि अब इत्मीनान से जो धर्मेंद्र यादव वो कहते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर में समस्याएं खड़ी करी, उस वजह से लोग आपकी सरकार आने से डर रहे हैं, यही वो कह रहे थे। इसीलिए यह भी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर भी मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। देख अमित जी, मैं बोलूं? जी सर प्लीज। हाँ देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद किया है। जो लोग बहन बेटियों के लिए बहुत भाषण दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं हाथरस की बेटी या उनके परिवार का क्या कसूर था कि उनको अपनी बेटी के अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला? मैं पूछना चाहता हूं कानपुर के उस व्यापारी का क्या कसूर था जो गोरखपुर में व्यापार की नीयत से किसी होटल में रुके थे और पुलिस ने जाके हत्या कर दी? मैं पूछना चाहता हूं आईटी सेक्टर के उस इंजीनियर का लखनऊ में क्या कसूर था जिसको फेक इनकाउंटर के तहत मार दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं झांसी के अंदर पुष्पेंद्र का क्या कसूर था कि फेक इनकाउंटर में मारा गया? तो इस तरह की घटनाएं लगातार बीजेपी के लोगों ने की हैं। रेप की पराकाष्ठा है। आप एनसीआरबी के नारे, आप अगर डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी की सरकार में हर तरह का क्राइम बढ़ा है। ये बीजेपी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को भटकाने का सिर्फ षड्यंत्र करते हैं और इसीलिए मूल मुद्दों का जवाब नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक बार फिर गन्ना मंत्री जी से कि समाजवादी सरकार ने 5 साल में गन्ना किसानों का 90 रुपए मूल्य बढ़ाया था, आपने कितना मूल्य बढ़ाया? इस बात का स्पष्ट जवाब दें मंत्री जी बैठ के वहां पे। मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि आज भी कितना भुगतान बाकी है। मंत्री जवाब इस बात का दें कि 2022 में आमदनी दूनी की बात हुई थी, आज 2022 में है, बताओ किस किसान की आमदनी दूनी हुई है? 2014 में बात हुई थी। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने को, आप बताइए कहां है रोजगार लोगों को मिले? रोजगार के स्वास्थ्य में सोचता हूं इंडेक्स में धर्मेंद्र जी अब आपने सवाल पूछा, सुरेश राणा जी जवाब, 50 सेकंड सुरेश राणा जी जवाब धर्मेंद्र यादव की बात का। अमित जी जब ये रोजगार की बात करते हैं तो हंसी आती है। अरे नहीं यार, इन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए, 5 लाख सरकारी नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। 2 करोड़ रोजगार पैदा करने वाले मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। अरे 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाने वाले मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। और अमित जी मैं कहना चाहता हूं, इनके समय में यदि कोई उद्योग आता था, इनसे पूछिए कोई उद्योग लेकर के उत्तर प्रदेश में आता था क्या? कोई आता था डर के भाग जाता था, कोई आता था रंगदारी मांगी जाती थी। ये हम सबका गौरव है, केवल भाजपा का गौरव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का गौरव है कि आज 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। आज कोई भी दुनिया का निवेशक यदि निवेश करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश उसकी पहली पसंद है। जवाब रोजगार की बात कर रहे हैं। ठीक है सुरेश राणा, बेरोजगार गुंडे हुए हैं,
वो सुरेश जी, बेरोजगार हुए राणा जो जी। समाजवादी के संरक्षण में गुंडागर्दी चलाते थे, आपके- वो जरूर बेरोजगार हुए हैं। जो लोगों का पलायन कराते थे वो जरूर बेरोजगार हुए अभी हैं। जो इलाहाबाद में फिरौती लाठीचार्ज वसूलते हुआ थे, था, जो अभी रंगदारी इलाहाबाद मांगते में थे, गली योगी लाठीचार्ज हुआ सरकार है में वो बेरोजगार पिछले जरूर कुछ दिन हुए पहले। हैं। क्या नौजवानों को कहना रोजगार चाहेंगे मिला गन्ना है। मंत्री उस पर? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्यादा तकलीफ में है। धर्मेंद्र पूरे यादव उत्तर इसका प्रदेश जवाब। का नौजवान बेरोजगार हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। और 10 मार्च को आप इसका हश्र देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, जो बेरोजगारी बढ़ाई है, जो गरीबी बढ़ाई है, जो समस्याएं बढ़ाई हैं, उसका हश्र 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको दिखाएगा। क्या आपको लगता है धर्मेंद्र यादव, क्योंकि मैं इस सवाल को दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है बयानों के अंदर स्टूडियो में बैठकर गरीब की बात करना, किसान की बात करना, गन्ने की बात करना, लेकिन प्रचार के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उस पर मेरा सवाल है, जिसमें हिंदू गर्दी भी आ रहा है, जिसमें जिन्ना भी आ रहा है, जिसके अंदर धमकी भी आ रही है हर तरफ से, और खास तौर पर अब हमने पिछले कुछ दिनों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव का पारा हाई देखा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वैसे तो किसान और गन्ने की बात की जा रही है, लेकिन प्रचार में दूसरी बात हो रही है, हिंदू गर्दी की बात हो रही है। देखिए, ये अमित जी, ये सवाल बीजेपी वालों से करिए। मुख्यमंत्री जी ने जाके वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या क्या कहा, पर कैंडिडेट तो जरा वो आपके सवाल धर्मेंद्र बीजेपी जी, लोगों वो से पूछिए। हम रफीक लोग तो अंसारी लगातार कैंडिडेट तो जनता आपके के हित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं और उठाएंगे, और जनता इन्हीं चीजों को देखकर और वोट नाहिद देगी हसन कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी और आपके उनके गठबंधन के धर्मेंद्र साथियों जी, को। लेकिन नाहिद हसन और रफीक अंसारी तो कैंडिडेट आपके। बीजेपी से जो सवाल पूछना है मैं पूछ ही रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि नाहिद हसन और रफीक अंसारी पे आप क्या कहते हैं? क्या इन्होंने सही कहा या इन्होंने गलत कहा? देखिए, हमारा कंसंट्रेशन, जहां तक हमारा सवाल है, मेरा कंसंट्रेशन जनहित से, जनता से जुड़े मूल मुद्दों पर है, जिस पर हमारी पार्टी बहुत गंभीर है, जिस पर हमारी पार्टी ने अपनी सरकार में काम करके दिखाया है, जिस पर हमारी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए जनता के बीच अपना दृष्टिकोण रखी है, जिस पर हमारी पार्टी आने वाले समय में जब जनता के आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेगी। ये बीजेपी के लोग कुछ बयानों में उलझना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग उलझने वाले नहीं है। हमारा ध्येय साफ है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, किसानों का हित हो, नौजवानों को रोजगार इक्का मिले। दुक्का बयान हो गरीबों सकते को हैं, लेकिन सुविधाएं मूलतः मिले। ये किसानों की बात करना चाहते हैं, मूलतः ये युवाओं की बात करना चाहते हैं। आप इन बयानों में वोटर को उलझाना चाहते हैं, आपका एजेंडा है। आमिर जी, इनका ना किसानों से मतलब, ना इनका युवाओं से मतलब। इनका समाजवाद भी केवल परिवार तक समाजवाद है। समाजवाद की परिभाषा पहले पढ़ लें। समाजवाद की परिभाषा क्या है? लोहिया जी ने कहा था, लोहिया जी का वाक्य है, लोहिया जी का समाजवाद कहता है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होगा। तो सबसे पहले इनसे पूछो, इनका लोहिया जी का समाजवाद है या इनका खुद का बनाया हुआ समाजवाद है? रही दूसरी बात, अरे इनके नेता बोलते हैं कि हम घूस भर देंगे, ये घूस भर देंगे, कभी हिंदू गर्दी की बात करते हैं, और सबको मालूम है कि ऐसे घूस भरने वालों का इलाज करना यदि कोई जानता है तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं। ठीक है, जवाब धर्मेंद्र यादव का जवाब साल में मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ 5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है बहन की तरफ आंख उठाकर, सुरेश साल में हिम्मत नहीं है। पलायन करने वालों ने पलायन कर लिया। कब हटा रहे हो कैबिनेट से अपनी? वो कह रहे हैं किसानों के हत्यारे मंत्री को कब हटा रहे हैं कैबिनेट से? अजय मिश्रा टेनी, सुरेश राणा, जवाब ये किस, अरे जांच हो रही है भाई, हमें ताकत है, हमने जांच कराई। पहली बार इतिहास में हुआ है कि उनका बेटा जेल में है। ये साहस करने का साहस केवल योगी जी के पास है, मोदी जी के पास है। अरे ये मुख्यमंत्री आवास के बाद बहनों को एक महिला की हत्या करके मुख्यमंत्री सुरेश जी टांग दिया था। मैं वापस आता हूं आपके पास। धर्मेंद्र यादव, आपका शुक्रिया। आपके वीडियो में भी बार बार प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू सो मच। अब वारिस पठान मेरे साथ है। वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये चुनाव पोलराइज किया जा रहा है? जो बार बार आरोप समाजवादी पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है। वारिस पठान 30 सेकंड 40 सेकंड इस बात के ऊपर, देन सुरेश जी। बिल्कुल अमीश भाई, ऐसा लग रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, वरना जिन्ना का नाम किसने लिया था? यही समाजवादी पार्टी ने लिया था, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना? हम तो वो लोग हैं जो जिन्ना की 2 नेशन, लेकिन ओवैसी साहब ने तो कहा कि जब मोदी चले जाएंगे, जब योगी चले जाएंगे, तब क्या होगा? और बाय चॉइस उसमें पोलराइजेशन के एक दिन तो अमीश भाई आपको, मुझको, सबको जाना है इस दुनिया से।
तो अक्सर ओवैसी साहब ने क्या गलत कहा? ओके, सुरेश राणा जवाब। 45 मिनट की स्पीच को 45 तो बोला सेकंड तो का उन्होंने बना ना, के सुरेश पूरा राणा मीडिया जवाब। ने- अरे हम तो वहाँ पे विकास की बात कर सुरेश रहे राणा हैं, जवाब। हम सुरेश, एजुकेशन ठीक की है, बात ठीक कर है, रहे वारिस। हैं, हमारा भागीदार परिवर्तन मोर्चा आगे बढ़ रहा है, लोगों को और सबको चाहे साथ में ओवैसी लेके हो, चलने की चाहे बात कर रहा है। अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात नहीं है, सड़क पर बात नहीं कर बीजेपी सकते, के पास है, बिजली पर बात नहीं कर बीजेपी सकते, के पास है गरीब ना, पर बात नहीं कर सकते, भाईजान, किसान पर अब्बा बात नहीं जान, कर सकते, चाचा जान, बहनों पर ये बात सब नहीं कौन कर लाया? सकते। ये 80 केवल बनाम आग 20 तो लगाने आप की लेके भाषा आ गए बोलते साहब। हैं। 80 और इनके बनाम इन 20 कौन बयानों लाया से था? बहुत चलिए नुकसान बताइए हुआ मुझे, है। योगी ने अब लाया। उत्तर प्रदेश की जनता आज समझ भी गई हड्डी है। तोड़ ठीक है, दूंगा, वारिस, वारिस, गर्दन वारिस, निकाल वारिस, दूंगा, वारिस, शिमला वारिस, बुला वारिस, दूंगा, वारिस, स्पॉट वारिस, है। वारिस, योगी वारिस, कर रहे हैं वारिस, सब इनकी चीज। तकरीरों को सुन लिया है, ये अपना कनेक्शन, ये जिन्ना के साथ जिन्ना से जी सुरेश जी, मेरा समय समाप्त हो गया है। सुरेश जी, मेरा समय समाप्त हो गया है, माफ करिए, इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच सुरेश राणा, थैंक यू सो मच वारिस पठान, अजीज खान, गौरव भाटिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के आर पार में इतना ही। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि हिंदू गर्दी हो, चर्बी हो, गर्मी हो, सियासत में ये सब कुछ आएगा, क्योंकि चुनाव है जी।